अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी और ओपन स्काई मीडिया में खुशामदीद। कि सबसे ज़्यादा लोगों को बाहर जाने की ख्वाहिश हो और यहाँ पर ही लोग जो है वो ज़्यादा मतलब कैपिटलाइज किया जाता है इस माइंड फ्रेम को बाहर जाना है। जब अपने लोगों के खिलाफ इसलिए आप कहते हैं कि ये फील्ड बड़ी नोटोरियस है और लोग पैसे लेके भाग जाते हैं या सॉफ्ट स्कैम्स करते हैं, तो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है ना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इम्प्रेस होके जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि लेगेसी क्या है उनकी, उनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और वो जाकर पैसे थमा देते हैं। सिर्फ आवाज़ लगनी चाहिए कि यहाँ का वीज़ा मिल रहा है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखना है। हर बंदा उठता है, वो कहता है मैं 10 साल हो गए मुझे जी, 15 साल हो गए। आम आदमी तो उसको नहीं वेरीफाई करता। उसको बोले कि भाई आप 10 साल पहले भी आपका फेसबुक था, कोई पोस्ट दिखा दे, खुद सर्च कर सकते रिसर्च करते हैं। आपका इंडियन है तो इंडियन 10 साल पहले का दिखाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड है तो रजिस्टर कब हुई थी वो दिखाते हैं, पोस्ट आपको दिखा दी, सक्सेस आपको दिखा दी। जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर वीजा कंसल्टेंट जो काम कर रहा है, विजिटर वीजा के जितना भी काम कर रहा है वो उस सारे के साथ चेक कर ले जाकर रिकॉर्ड। वो 2000 पैंडेमिक के बाद आए हुए नए नए लड़के हो, ये पैसे कमाने का जो है वो ज्यादा जुनून होता है, ना कि सर्व करने का लोगों को। अगर आप सर्व अच्छा करते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो दिया से दिया जलता है। एक डॉक्टर भी बहुत सारे एमबीबीएस करके आते हैं, वकील भी बहुत सारे आ जाते हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत सारे आते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज के शिफा किसके पास है, कौन गैरतदारी से काम कर रहा है, जिसका फोकस सिर्फ दूसरे की जेब से पैसा निकाल लेना और अपना मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी बोटी के लिए बकरा हलाल करना। जब आप ये अप्रोच होती है, 99% कंसर्न्स की बस यही अप्रोच है कि मेरा अखराजात कैसे निकले, मेरे एक्सपेंसेस कैसे निकले, और जो है ना बस मेरा काम कैसे जाए। अगर आप उसको डिफरेंटली कर सोचें, जो मैं सोचता हूँ, नाज़रीन, बाहर जाने का ख्वाब, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब बुने जाते हैं, यकीनन उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए आप डिफरेंट रास्ते इख्तियार करते हैं। आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आप खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या खुद वर्क अप्लाई करते हैं, उसमें सक्सेस भी होते हैं, उसमें रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन आज जो हमारे जो मेहमान हैं, उस वाले से मैं इनको स्पेशल इसलिए इनवाइट किया है कि मैं इनसे बातें कर सकूं, इनसे सीख सकूं, और इनके जो प्रोग्राम हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में ये काम कर रहे हैं, इस वाले से इनसे हम बात करेंगे। तो ये जो कंसल्टेंट है, ये 2004 से सुपीरियर कंसल्टेंट के नाम से एक कंपनी इनका बुनियाद रखी गई कराची से। अभी इनका सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर भी मौजूद है, और इनके वालिद मिस्टर इस्माइल जो 94 से इस बिज़नेस के अंदर मौजूद थे, और अभी इन्होंने इस चीज़ को लेके चल रहे हैं आगे। थर्ड जनरेशन इनके बेटे भी माशाल्लाह इस बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं और बड़ा ही सक्सेसफुली चला रहे हैं। और मैं इनसे पूछा था कि भाई इतना अरसा कंसल्टेंट को टिकता कोई नहीं, आप कैसे टिक गए? तो टिक कैसे गए? और ये प्रोग्राम जो है इनके साथ जो कनाडा, यूके, यूएसए और ये सारा काम कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, क्या इनके माइंड में था, और कौन कौन से प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहे हैं, और आप अपना इनके थ्रू अपने चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संभाल सकते हैं। आदिल इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि मैंने जैसे एंटर में बोला, बड़े कम लोग रुकते हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप माशाल्लाह इतने अरसे से टिके हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है? सर वजह ऑनेस्टी है और फोकस है अपने काम के ऊपर, दीन ईमान की तरह लेते हैं इसको, और यही एजुकेट भी करते हैं लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग और स्पेशली कंसल्टेंट्स भी अब उसको फॉलो भी करते हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर हम टिके। मेरे को जैसे आपने कहा कि लेगेसी है, तो फादर वाज आल्सो कंसल्टेंट, ये मैं काफ़ी जगह बताया भी है, बेटे भी कंसल्टेंट हैं और बड़े भाई भी कंसल्टेंट हैं। तो वन ऑफ द टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आता है पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ उसकी वही वजह है कि आप देनतदारी से लोगों को सर्व करते रहें। पर्पस अगर सिर्फ, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बेसिकली आपने खुद भी देखा होगा कि पैसे कमाने का जो है वो ज़्यादा जुनून होता है, ना कि सर्व करने का लोगों को। अगर आप सर्व अच्छा करते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो दिया से दिया जलता है। वेरी गुड। नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, इस शो के ऊपर भी आते हैं, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो बड़े चैनल हैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपने इनको देखा होगा, फिर अपना चैनल भी लेके आ रहे हैं, और ये वह शख्सियत हैं जो अपने ही फील्ड के लोगों को इनके जो फॉर्म्स हैं उनको ही अपने चैनल के ऊपर लाते हैं, उनको बेनकाब करते हैं। सर जी, ये बताइएगा, अब आपको मैं मीडिया पर्सन बोलूँ, आपको टीवी स्टार बोलूँ, आपको कंसल्टेंट बोलूँ, तो क्या या आप लॉयर भी हैं माशाल्लाह, आरआईसीसी के मेंबर भी हैं,
तो क्या आप कह के बुलाऊं ताकि हम फिर आगाज़ करें गुफ्तगू का? बेसिकली देखें, मीडिया पर्सन तो नहीं, मीडिया पे आने का मकसद तो लोगों को एजुकेट करना ही है। तो ये अपने अदारे अपने ही फील्ड के ख़िलाफ़ लोगों ने, क्योंकि अक्सर लोग तो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपनी फील्ड के लोगों का। डॉक्टर का करते हैं, इंजीनियर का करते हैं, जर्नलिस्ट का, वकील का, ठीक है, ये अपने दो लोगों के फील्ड के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो आप इनके खिलाफ कैसे खड़े हो गए, ये तो पहले बताइए। उसके बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो है ना वो रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा लोगों को बाहर जाने की ख्वाहिश होती है, और यहाँ पर ही लोग जो है वो ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोज भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटलाइज किया जाता है इस माइंड फ्रेम को कि बाहर जाना है। तो आप जब अपने लोगों के खिलाफ, इसलिए आप कहते हैं कि ये फील्ड बड़ी नोटोरियस है और लोग पैसे लेके भाग जाते हैं या सॉफ्ट स्कैम्स करते हैं। तो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है ना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इम्प्रेस होके जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि लेगेसी क्या है उनकी, उनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और वो जाकर पैसे थमा देते हैं। सिर्फ आवाज़ लगनी चाहिए कि यहाँ का वीज़ा मिल रहा है, ऑलरेडी इतना कुछ तो इसलिए बन जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि ना अपने लोगों को बेसिकली, तो देखिए आपने बात सही की कि तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, बट अगर हमारे यहाँ अगर अकाउंटेबिलिटी घर से ना स्टार्ट हो, अगर आप दूसरों की सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहें, आप जो है वो स्टार्ट फ्रॉम होम होती है ना, आप अगर अपने घर से को सही करेंगे तो फिर आप अच्छी नेशन, अच्छे लोगों को और अच्छे तरीके से सर्व कर सकेंगे। सही। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं लोगों को ये बताना चाहा हमेशा से कि आपको कैसे परखना है, कैसे। मैं कई अर्से तक जो है वो ऑथराइज एजेंट ऑफ आरसीआईसी रहा, और इसी वजह से कि वो कनाडा में ये काम चलता है, मेरे बड़े भाई भी आरसीआईसी मेंबर हैं। तो सिर्फ यही मकसद है कि बेसिकली आप लोगों को उनके जो चीज़ें हैं वो इतना नहीं कर रहे, लेकिन अवेयरनेस और एजुकेट ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि एजुकेट भी करें। देखिए सर्विस, आप जब सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, कोई आपसे काम कराने आएगा, मुझसे फॉर्म भराए या रिप्रेजेंट कराए या किसी से भी कराए, काम तो सेम ही करना है ना। सही है। ठीक है ना। सिर्फ फर्क ये होता है कि जैसे आप किसी एक डॉक्टर भी बहुत सारे एमबीबीएस करके आते हैं, वकील भी बहुत सारे आ जाते हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत सारे आते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज कि शिफा किसके पास है, कौन दयानतदारी से काम कर रहा है, जिसका फोकस सिर्फ दूसरे की जेब से पैसा निकाल लेना है, और अपना मतलब वो कहते हैं ना कि ना अपनी बोटी के लिए बकरा हलाल करना। जब आप ये अप्रोच होती है, और 99% कंसर्न्स की बस यही अप्रोच सही है है। कि मेरा अखराजात कैसे निकले, मेरे एक्सपेंसेस कैसे निकलें, और जो है ना बस मेरा काम कैसे चल जाए। अगर आप उसको डिफरेंटली कर सोचें, जो मैं सोचता हूँ वो ये होती है कि भाई आप जब सर्विस देंगे डेफिनेटली आपने चार्ज तो करनी है, Definitely. फीसिबल तो नहीं आप काम करेंगे, राइट है आपका। बट आपको सिर्फ डिफरेंस ये क्रिएट करना है कि आप जिसका हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देखेगा ना इलाज के भाई ये काबिल इलाज है, ना कि आप वही कमर्शलाइजेशन के ऊपर चले जाए कि आप वेंटिलेटर पे लगा दें, अपना बिल बनाते रहे। इनको पहले एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोज करता है, फिर ट्रीटमेंट शुरू करता ये है। असल प्रोफेशनलिज्म होता है। बिल्कुल ठीक। यही दावत देना अपने लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमाएं ज़रूर, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाएं, बड़े बड़े बंगले भी बनाएं, बट अगर थोड़ा सा एथिकल अगर हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा सा ईमान को भी थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लें। ठीक, हम नहीं करेंगे पूरी पूरी हमारे हम भी कोई फरिश्ते या उस तरह से नहीं है कोई के पार्सल हो, बट अगर आप कमाने के अंदर, क्योंकि हुकूकुल इबाद के अंदर भी आपके आते हैं ना कि आप कमाने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि बस मेरा पैसा बन जाए दूसरे का नुकसान हो जाए, बिल्कुल ठीक। तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आप वालिद साहब, आपको माशाल्लाह उनका अच्छा नाम है, वो उन्होंने इसको आगाज़ किया, आपने उसको कंटिन्यू किया। मेन रीज़न आपकी यही आने की थी कि वालिद साहब की लेगेसी लेके चलना है या पैसे कमाना भी था? देखिए दोनों है। अब ये तो आप बिल्कुल ही वो हो जाएगा, अनजस्टिस हो जाएगा कि आप ये सिर्फ कह के नहीं मैं खिदमत के लिए आऊँ। मैं कभी भी दावा नहीं करता ये, मैं ये पैगाम तो ज़रूर पहुँचा रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको कहना कि जब आप सर्विसेज देंगे, एतकाद आपका ये होगा कि राज़िक तो अल्लाह ही है ना। बिल्कुल। तो अगर आप प्रॉपरली, जब वो फ्रॉड करने वाले को भी दे ही रहा है ना, तो अगर आप सही से कर लेंगे तो क्या बुरा है। सही है। तो बेसिकली तो ये था कि मैं तो कंप्यूटर ग्रेजुएट हुआ, फिर लॉ में भी मैंने पढ़ाई की। तो द ओनली थिंग इज़ कि जब आप ये देखते हैं कि ना हाँ जिसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं, लोगों की काम भी आ सकते हैं, ताकि वर्ड ऑफ माउथ भी आपका अच्छा होगा, और फिर फादर की लेगेसी भी है, जैसे मेरे बेटे भी ये कर रहे हैं। तो हमें एक वो कहते हैं ना कि बना बनाया एक तो प्रोफेशन मिल गया, और वही लेगेसी को फॉलो कर किया कि जो वालिद साहब ने दी। क्योंकि देखें आज मैं या मेरे भाई या कोई भी जो मेरे फैमिली के अंदर जो इस बिजनेस के अंदर हैं, वो कोई भी अगर गलत काम करेंगे तो लोग क्या कहते हैं, आपके बेटे को बोलेंगे तो बोलेंगे आपकी तरबियत क्या है, वालिद। तो मुझे वो कैरी करना है कि कल को मेरी वजह से इज्जत का भी नुकसान ना हो जाए ना, चाहे वो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक है कि आप नहीं, वेरी गुड, आई एम सरप्राइज, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो अब आपसे मुलाकात हुई थी। तो नाजरीन माशाल्लाह इनके इस अरसे में 2004 से 16,000 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। लोग 4-5 स्टोरी लगा के अपने बोर्ड पे लगा के और
वो धंधा कर रहे होते हैं और माशाल्लाह इनकी 16,000 सक्सेस स्टोरियां में, राइट सर? ऐसी उससे ज़्यादा अब तो कंटिन्यू है। तो एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग दिखा दिखा के आजकल बड़ा ये मैं हम इसको भी आगाही देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ऑल्दो कि वो मेरा टारगेट नहीं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो लो स्किल्ड वर्कर वाले हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे जो ड्राइवर हैं, जो यहाँ पर फूड का जो ना डिलीवरी का काम कर रहे हैं या किसी चीज़ का भी, उनके साथ बड़ा गेम होता है। अब जितने भी एजेंट्स और कंसल्टेंट मेनली जो आपको टिकटॉक वगैरह पे मिलेंगे, उनका टारगेट हमारी तरह क्वालिफाइड लोगों, क्योंकि क्वालिफाइड लोगों को इतना आसानी से आप नहीं बना सकते ना, तो वो जज भी करते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं। जो लो प्रोफाइल वाले होते हैं उनको आपने सिर्फ लैपटॉप इधर करना है, कैमरामैन खड़ा करना है, आज देखें हम आप वीज़ा है। उनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है जिनके पास ना रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस है, वो कनाडा के रोज़ाना वीज़ाज बेचते हैं, ऐसे रोज़ाना अप्रूवल आते हैं और वो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि मिरर वेबसाइट्स के ऊपर काम होता है। ऐसे देखो कनाडा के एक मैं जब वहाँ तक मुझे नॉलेज है, वहाँ पे 70-80 टाइप के वीज़ाज हैं। जी, बहुत है। लोगों को पता नहीं होता, मगर देखो यूके यूएसए है ना, वहाँ पे क्लियर है, L1 है, E2 है, AB3 है, और लाइक वहाँ पे पता है। यहाँ पे वो सारे यूके के अंदर भी ऐसा ही है, वो पता चल जाता है। ये इसमें जो लोग कनाडा के अंदर ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये बताइए कि यूएई के अंदर जो है फिर आपका क्यों आने का पर्पज़ क्या था, कब आपने यूएई के अंदर आगाज़ किया और यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज कैसी? 2014 से जो है वो हम यूएई के अंदर हमारे हैं कदम यहाँ पर जमे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। पैंडेमिक के बाद थोड़ा सा ब्रेक हमने लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब दुनिया भर के अंदर सारे ऐसा हुआ था, बिल्कुल। तो उसके बाद से फिर 2019 के बाद से भी फिर हमने दोबारा किया। अभी तो पिछले 3-4 साल से जो है वो मुस्तकिल हमारा एक बिज़नेस है और एक कंपनी है जो डेरा के अंदर है मौजूद, पोर्ट सईद में, दुबई नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग में। तो वहाँ पर हम कर रहे हैं, वहाँ पर सेम मेरे बेटे इसको हैंडल कर रहे हो, तो मैं अक्सर और बेशतर ज़्यादातर पाकिस्तान ऑफिस को देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अवेलेबल होता हूँ अक्सर और बेशतर। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यूएई इज़ लाइक अ सेकंड होम फॉर पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस एंड बांग्लादेशीज़ एंड ऑल। और यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल, डिफरेंट नेशनलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। और इन सबका ही गोल, क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट आपको पासपोर्ट तो देता नहीं है। जब आपको पासपोर्ट नहीं देता तो लोगों की ख्वाहिश होती है यहाँ अच्छा कमाई अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है, एक लॉन्चिंग पैड आप उसको बनाते हैं और करते हैं। और हम यही दावत भी देते हैं कि आप एज अ लॉन्च पैड उसको बनाएं, यहाँ पर आकर सेटल डाउन हो, अच्छी ज़िंदगी। जब आप यूज टू हो जाएंगे डेफिनेटली फिर आपको बैक टू योर होम नहीं जा सकते, बच्चे जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आप हॉर्न जो है वो सुन के आपके बच्चे जैसे नहीं हो पाते। एडजस्ट नहीं होते। तो उसके लिए फिर उनका यही गोल होता है कि वो कोई ना कोई नेशनैलिटी ले लें, ताकि यही जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो कैरी ऑन हो। और वो वहाँ पर तो उसके लिए सबसे बेहतर कंट्रीज़ हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, जो प्रॉपरली फॉर्मली आपको जो देते हैं पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी, वो है कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये फॉर्मली आपको देते हैं। फिर कुछ यूरोप की भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में आप कुछ कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट बेसिस के ऊपर है। तो दो की कैटेगरी है, ज़्यादा जो ज़्यादा आते हैं वो आपकी स्किल प्रोफेशनल्स हैं। बिल्कुल सही। चलिए आप मुल्कों का नाम ले लिया, तो चलते हैं मुल्क की तरफ। आप थोड़ा सा लोगों को आपने माशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और दूसरा हम आपके जो प्रोग्राम है उसके ऊपर भी जाते हैं ताकि लोग अपने खुद को भी असेसमेंट कर सकें। तो चलते हैं यूके की तरफ। यूके के अंदर जो है डिफरेंट प्रोग्राम आते रहे, चेंज होते रहे, जिसमें इनोवेटर वीज़ा था, उसके ऊपर भी अभी सेल्फ स्पॉन्सर आ गया, फिर टैलेंट वाला वीज़ा है, फिर वर्क परमिट के ऊपर लोगों के साथ बड़ा हाथ हुआ, ठीक है। और इसके अंदर भी बड़ी सी वो ऐसी चीज़ें थी, वर्क परमिट चला गया, आप जी ज़रूरत नहीं है वर्क परमिट ले लें, काम वहाँ ना भी करें कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि भाई ऐसा काम नहीं है, यहाँ पे आपको सैलरी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, उसके पैसे भी कटते हैं, काम वहाँ पे जॉब है नहीं है। वो लोग डिस्टर्ब हुए, मेरे पास काफ़ी लोग आए थे। तो मुझे अब बताएं कि अभी यूके के लिए जो बेहतरीन प्रोग्राम कौन सा है, और शॉर्ट तरीके से बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है जिसके हम यूके में फैमिली साथ शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए मतलब एक तो नोट कर लें, आपके पॉडकास्ट के भी तवज्जो से मैं बताऊं कि हमारा सुपीरियर कंसल्टिंग का जो काम करने का तरीका है वो हम लो स्किल प्रोफेशनल से मेनली नहीं काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ हाथ बहुत होता है, उनके साथ स्कैम्स भी बहुत होता है। जैसे आपने खुद कहा, ये जो वर्क परमिट वाला मामला अब यूके के अंदर झाड़ू फेर रही है, और वो सारा उनके पास भी एक बंदा खड़ा हो गया कि भाई अब जो ना वाइट पीपल को और देशियों को थोड़ा बाहर करें, दिस एंड दैट। तो वो सारा जब फिर वो इंटेरोगेशन होती है, जब पकड़ धकड़ होती है, तो फिर सारे लोग मुश्किल में आ जाते हैं। हम बेसिकली काम करते हैं या तो स्किल प्रोफेशनल हो या हाईली स्किल प्रोफेशनल हो, ठीक है। उसमें 2-3 रूट्स हैं, इसमें आपका इनोवेटर फाउंडर जैसे आपने कहा वो बिजनेसमैन के लिए है, या स्टार्टअप जो करना चाहते हैं उनके लिए है, या अगर आप बात करेंगे कि ना एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, कि आप अपनी कंपनी खोलें एज सोल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को करें, अगेन वो बिजनेस साइड के ऊपर चले जाता है, और वो टेम्पररी वीज़ाज होते हैं नॉर्मली। हम जो भी प्रमोट कर रहे हैं वो
परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ग्लोबल टैलेंट के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में ये अनटच प्रोग्राम था और अभी हमने ही इसको पिकअप किया या उसको मार्केट कर रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं। ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली यूके और ऑस्ट्रेलिया भी करता है इसी तरीके से ग्लोबल टैलेंट, लेकिन अभी हम यूके की आपसे बात करते हैं कि यूके के अंदर जो ग्लोबल टैलेंट का मीन्स है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी। अप्लाई तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन विन वही करेगा जो कम्पीट करेगा। जैसे कि आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में भी आपको 100 लोग आपके लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको कैसे जॉब मिल जाए और क्यों मिल जाए, तो उसमें आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ऑल्दो के प्रोग्राम ये कहता है इसके अंदर बेसिकली तो 3 सेक्टर्स के ऊपर सिर्फ काम है। यूके कह रहा है 3 सेक्टर्स पे हम लोगों को ग्लोबल टैलेंट के लिए इवेल्युएट करेंगे। एक तो है आपके एकेडमिक और रिसर्च वाले, जो एकेडमी और रिसर्च एक प्रोफेसर हो गए, रिसर्चर वाला हो गया। एक दूसरा आपके पास है कि जो आपके आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर होते हैं, लाइक स्पोर्ट्समैन हो गए, एथलीट्स हो गए, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो अच्छे लेवल पर जिन्होंने काम किया हुआ है। मीडिया पर्सन हो गए, मेरा तो क्राउजर थोड़ी सी रिकॉग्निशन आपने लेनी होगी। और तीसरा आपका टेक, जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं या इंजीनियरिंग के अंदर जो आते हैं, आईटी हो गया, इंजीनियर्स हो गया, टेक्नोलॉजी वाले हो गया, एआई वाले हो गए, ठीक है, आजकल ये डेटा साइंटिस्ट हो गए, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सेक्टर्स के ऊपर काम पहले तो ये आप जहन में रखें। अगर छोटा बताऊंगा जगह आप जैसे आपने कैटेगरी बता दी, इसके अंदर एक्सपीरियंस कितना मिनिमम और कितना उसके ये भी पॉइंट सिस्टम होता है? नहीं, ये कोई पॉइंट सिस्टम नहीं। ऐसा सवाल आपने किया, पॉइंट सिस्टम नहीं, यही बहुत लोगों को जानने की जरूरत है। 2 से 3 महीने में आपको मिल जाता है वीज़ा, और 3 से 5 साल में आपको ILR मिल जाएगा। 1 साल ILR पे गुजारेंगे, जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहलाता है, वो उसके ऊपर आप गुजारेंगे तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जॉब मिलती है वहाँ पे? आप नहीं, ये प्रोग्राम बड़ा देखें, इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि ये प्रोग्राम चूँकि हाई लेवल्स पर है कहना चाहिए, और आपको स्टैंड आउट करके बताना है लोगों में, 100 लोगों में आपने बताना है कि मैंने क्या किया है। अब उसके लिए नॉर्मली लोगों का ख्याल ये होता है, और एक हद तक सही होगा, कि ख्याल ये होता है कि जब तक मेरे पास नोबेल प्राइज़ नहीं होगा, जब तक मेरे पास बहुत बड़ा कोई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स नहीं होगा, तो मुझे ये ग्लोबल टैलेंट का विजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा किसी हद तक दुरुस्त है, बट ये आधा सच है, ऐसा नहीं है। उसके लिए कई मैंने देखा कि कंसल्टेंट भी काउंटर करते हुए नजर आया कि ये तो प्रोग्राम तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। देखें, आप विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं ना, तो अगर आपके पास पैसे नहीं होते या अभी आपने कुछ काम शुरू किया, तो आप क्या करते हैं? आप होमवर्क करते हैं। आप अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करते हैं। इसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई आपका जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और इम्पेडिमेंट भी ऐसे कोई नहीं है कि यार मैं कैसे बनाऊँ, मैं क्यों जो है ना वो करूँगा। आपको टाइम टेकिंग होगा। हम ये नहीं कहते, मेरे पास कोई आता है प्रोफाइल जज करने के लिए, एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। मास्टर्स, कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। आपको अपने आप को सेल करना है एक्चुअली, ठीक है, और अपने आप को बताना है कि मैं कैसे इनोवेटिव और मैं कैसे जो है वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट हूँ। अपना टैलेंट को बताना। अब टैलेंट के अंदर अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स हो, पब्लिकेशंस हो, रिसर्च हो, आर्टिकल्स हो, ये अपनी जगह पर। तो आप उस जो फर्स्ट ग्रेड में आया एज ए मीडिया पर्सन, तो आप एक फॉर्म देते हैं उसको कि भाई इसको फिल करो, और उसके मुताबिक कहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कहते सॉरी आप नहीं। बिल्कुल ऐसे अगर कुछ चीज़ रहती है तो भाई इसको फिल कर लो। देखिए, एक होता है पोटेंशियल, जो हम बात कर रहे हैं, जो मेनली जो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पका पकाया तो कोई नहीं होगा, जिसके पास है वो तो डेफिनेटली डायरेक्ट आएगा, अप्लाई करेगा। हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी में पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल देखा जाता है। अगर ये पोटेंशियल है, उसके पास डिग्री अच्छी है, उसके पास ये इन्हीं सेक्टर्स के अंदर काम किया हुआ और एक्सेप्शनल प्रॉमिस के अंदर आता है, या एक्सेप्शनल टैलेंट, 2 कैटेगरी, एक्सेप्शनल प्रॉमिस एंड एक्सेप्शनल टैलेंट, जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, कोई कैद नहीं है सच, कोई इतना नंबर ऑफ ये होना चाहिए, पॉइंट सिस्टम क्यों नहीं है, तो आप वो एक्सेप्शनल टैलेंट में डालते हैं यूके में। और एक होता है एक्सेप्शनल प्रॉमिस, जो बिल्कुल न्यूली हैं, साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट प्रोग्रेस से बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस किया उन्होंने लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, और उनके पास लीडरशिप की और इनोवेशन की जो है वो एक पोटेंशियल है, और उनके वो सीवी और उनकी प्रोफाइल से नजर आता है, तो वो एक्सेप्शनल प्रॉमिस में जा सकते हैं। अब उसके लिए होगा क्या कि फिर भी हम सादा सादा नहीं रखें, क्योंकि हमें कम्पीट करना है, हमें कम्पीट करना है लोगों से, और लोग भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो इनहेंस करते हैं। उसके ऊपर इन्हेंसमेंट के ऊपर उनको एडवाइस किया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने ऊपर पब्लिकेशंस करें, ठीक है, बनाए, पब्लिश करवाएं, अप्रूव कराएं, जाली पे नहीं जाएंगे आप अपने में, जैसे मैंने कहा कि होमवर्क अपना करेंगे। नहीं, अब तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने अपने प्रोफाइल पे लगाएं। ठीक, आजकल तो एजेंट जो है विजिटर वीजा बेचने वाले, वो लोगों को कहते हैं विजिट करके आओ, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, और अपने बैंक स्टेटमेंट अपने प्रोफाइल में काम सैलरी ट्रांसफर करो। तो आपने करना चाहिए, एक तरतीब बनाना चाहिए और अपना पास करें। अच्छा, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि यूके के ऊपर 1-2 चीज़ें प्रोग्राम के, फिर हम दूसरे कंट्री में जाते हैं। एक तो आपने मुझे बता रहे थे कि जो ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, थोड़ा सा शॉर्टली बताइएगा क्या है चीज़। देखिए, सोल रिप्रेजेंटेटिव एक वीज़ा हुआ करता था। हाँ,
ठीक है, वो बंद हो गया तकरीबन जो 3-4 साल ब्रांच ओपनिंग वाला। हाँ, सोल रिप्रेजेंटेटिव यूके का होता था, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो डायरेक्ट पीआर दे देता था। हाँ अब उन्होंने वो तो बंद किया क्योंकि कदम तो लगानी है, वो अब सारी चीज़ें मसाइल होते रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, तो ये पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। ठीक। तो फिर यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा आया। ठीक है। एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के अंदर अब उन्होंने ये लाजमी एक तो टेम्पररी कर दिया कि ये स्विच नहीं होगा और आपको साल 2 साल का, और जब तक आपकी कंपनी चल रही है आप उसको एक्सटेंशन कराते ठीक रहे। है। और यूके की तो इन्वायरमेंट ILR नहीं मिलती उसमें। उसमें ILR नहीं आपको मिलती। ओके। तो ये टेम्पररी वीज़ा आपके ऊपर होता ये है। जैसे ऐसे ही जैसे वहाँ का E2 वीज़ा हाँ, USA का। ऐसे तो आप स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के बाद चूंकि आप बना लेंगे अपनी वहाँ पर एक साख बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग टाइज, तो फिर आपके लिए शायद आसान होगा। जैसे कि आप इनोवेटर फाउंडर पे चले जाएं या किसी कंपनी से फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लें। अच्छा, वहाँ जाकर कन्वर्ट कर सकते हाँ, हैं। उसके बाद आप जो है ठीक क्योंकि है। आप अच्छा, ये हो गया। दूसरा यूके का क्या है? यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा एक यही है, महीने, और 106 एक जो बिजनेस के लिए हम बात करें कि यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा। हाँ। अब वो एक हो गया है, पहले वो स्टार्टअप था, ठीक है। इनोवेटर था, 2 अलग अलग थे। अब इसको कर दिया यूके इनोवेटर फाउंडर के नाम से। ठीक है। इसके अंदर दोनों कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 4, पहले कोई 10-20 से ज़्यादा जो है ना बॉडीज से, आप 4-5 से ज़्यादा बॉडीज नहीं ऐसे ही है, है। और आप उसको पे करके अब आपने एंडोर्समेंट करना है। पहले बगैर पे की भी यार वो 20 के करीब बनाई थी उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब जो है वो आप पे करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, आपके लिए उसके लिए आपके पास अच्छा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आप शार्क टैंक के अंदर आप देखते होंगे कि शार्क टैंक में आके लोग पिच करते हैं, तो आपको बिजनेस पिच करना होता है। बिजनेस उनको समझ में आएगा तो उसमें वहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं या कैपिटल वेंचर फंडिंग फंड्स जो है ना कंपनीज मौजूद हैं, वो आपके ऊपर फिर इन्वेस्ट कर देंगी, मतलब अपना कोई ना कोई जो है ना वो लेके। तो वो एक अच्छा रूट है और उसमें आपको ILR और सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन वो प्योरली बिजनेस लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इनोवेटिव आइडिया के लिए, पैसा लगाने वालों के लिए। हमारे यहाँ ये होता है कि ना, खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे भेज दें। हाँ, बिजनेस करना नहीं है उन्होंने, इनोवेटिव आइडिया बोले आप अपने पास से लगा लें। हाँ, सही है। लेकिन ये इट टेक्स 2 to tango होता है। नहीं, उसका मैंने ये भी सुना है कि आप, मेरे एक साथ दोस्त के साथ हुआ, वो ये सोल पे गया था, वो सोल पे जाके उसको 3 साल का वीज़ा मिला पहले, 3 साल बाद 2 साल के लिए और मिलता था, एक्सटेंड करना था उसने। एक्सटेंड करने की बजाय उसने डॉक्यूमेंट ऐसे लगा दिए, उसका 2-3 साल बाद वीज़ा, उसका 2 साल का एक्सटेंड इन्होंने रिजेक्ट हो गया। अब वो बेचारे का 3 साल की मेहनत 2 साल उसको वापस आना पड़ा। तो आप क्लाइंट को 5 साल तक प्रॉपर गाइड करते हैं, ये नहीं कि वीज़ा दे के आपने भेज दिया उसको। डिपेंड करता है सर्विसेज के ऊपर। हाँ, अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है ना। ठीक है। अब जो अमाउंट कंसल्टेंट्स जो चार्ज कर रहे होते हैं, वो तो एयरपोर्ट तक ही जलती है बस। यही मैं कह रहा हूँ, ये आप साथ चलना चाहिए मेरा यहाँ तक ख्याल है तो कि चलते हैं। उसको उसके बाद वहाँ की जो मामलात हैं वो आप किसी, अगर आप हमसे कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली लोग कहते हैं भाई इतनी अमाउंट है, आपने $1000-2000 दिए हुए हैं मिसाल के तौर पर, तो आप वो कहते हैं मुझे 5 साल तक बैठ वो काम करा के दो। अब तो पॉसिबल नहीं चीज़, जब आप खरीदने जाते हैं आपको मोबाइल में भी इतनी सर्विस नहीं, एक दफ़ा भेज दिया नहीं, आप सजेस्ट करते हैं कि आप गाइड कर देते हैं, प्रॉपरली गाइड कर देते हैं, रेफरेंसेस दे देते हैं कि आपने करना है, तो उस तरह से उनका काम बन जाता है। चलें, अब यूके के बारे में ज़रा, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, तो इसलिए आपकी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो मैं चाहूँगा कि हम एक हर वीक में बैठ के एक कंट्री को लेकर उसको ऊपर प्रॉपर डिस्कस करें। अभी शॉर्ट डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुझे बताइएगा कि 858 वीज़ा जो है, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ सब क्लास चलती हैं ज़्यादा, तो इस वक्त वो 858 क्या है, और इस वक्त सबसे ईजी जो प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? देखिए, ईजीएस्ट प्रोग्राम तो कोई नहीं होता जब तक आप कंप्लाई नहीं करें रिक्वायरमेंट्स को। मैं एज ए क्लाइंट ही पूछा ना, मैंने भेजो जरा वो जैसे कहते हैं जज भेजो किस नाम जा। लेकिन आसान करके बताना वो कंसल्टेंट डॉक्टर वायर का काम होता है ना, तो इतना हलवा करके बता दो कि बंदा बोले अभी अब बस मैं कल ही जा रहा हूँ ना। आसान कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे ही जैसे हमें बचपन में टीचर्स कहते थे ना, पेपर आसान नहीं होता, पढ़ के आओगे सब आसान है। जब आप पढ़ के आप तरतीब बना कर आते हैं, अगर आप तैयारी करके आते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाती है। तैयारी में आपको सिर्फ तैयारी के लिए आपको अच्छा टीचर चाहिए, तैयारी के लिए आपको एक जो है ना वो अच्छा एक्सपर्ट एडवाइजर चाहिए, ना कि सिर्फ इस लारे लपे चले जाएं कि आपको ये कहता है कि बस मैं करा दूंगा, ठीक है, और तुम छोड़ दो मैं करा दूंगा। तो ऐसा कोई काम में आना नहीं चाहिए। चलो, किस प्रोग्राम की आप अच्छी तैयारी करवा सकते हैं? मैं करा दूँ। अच्छा, स्किल्ड वर्कर में अगर आप बात करें ना, तो पहले तो आपके पास है 189, 190, 491 वीज़ा है स्किल्ड के, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, कट ऑफ बहुत हाई है। अब ये चलते रहता है गवर्नमेंट के आने और जाने से, और उनकी जो लेबर मार्केट ओपिनियन है उसकी वजह से चलता रहता है। हर साल चेंज होते रहते हैं, हर साल आगे होते हैं पीछे होते हैं, कोटा कम होता है ज़्यादा होता है, कभी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो ये चलता रहता है। हमारे पास भी सक्सेस स्टोरीज बनती है नहीं बनती, सारी चीज़ें चल रही होती है। इस साल क्या सोचते हैं? अभी हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलिया का 858 वीज़ा बेसिकली ग्लोबल टैलेंट ही प्रोग्राम है, जिस तरह से हमने यूके को डिस्कस किया। ये भी सभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक एडवांटेज इसके अंदर, बल्कि 2 एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया की परमानेंसी डायरेक्टली मिलेगी आपको। ओह गुड। इस प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम यही है कि ये लो स्किल वर्कर के लिए नहीं है, हाईली स्किल के लिए,
और इसके अंदर एडवांटेज ये है कि आप जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। एकेडमिया रिसर्च अपनी जगह पर, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स अपनी जगह पर, इनोवेटर इन्वेस्टर्स अपनी जगह पर, इसके साथ आपका जो आर्ट्स एंड कल्चर वाले वो अपनी जगह पर। ये वो हैं जो स्टेम वाली कैटेगरी भी कह लें, ये वो लोग हैं जो कि हाई इन डिमांड हमेशा से रहते हैं। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया जो रिक्रूट करता है या जो ल्योर करता है वो करता है अदर प्रोफेशंस को भी। कोई भी प्रोफेशन का बंदा आ जाए लेकिन वो स्टैंड आउट करके बताए कि आपके आने से ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा होगा, सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या होंगे। बिल्कुल सही। अगर ये बेनिफिट आप बता रहे हैं और आपका पोटेंशियल इनोवेशन है, अब तो ये कहते हैं लोग कि भाई अगर एम्प्लॉय भी इनोवेटिव नहीं है बाहर कर दो उसका। हाँ सही। ठीक है ना, कंपनीज के अंदर तो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क को चलाना, मुल्क को आगे बढ़ाना है। Exactly. तो आपको इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। आपको अपने प्रोफाइलिंग के ऊपर इतना ऐसा काम करना तो पड़ेगा। उसको भी आप जजमेंट ऐसे ही करते हैं जैसे यूके का हुआ था? उसमें भी यही गाइडेंस होती है हमारे उसको enhance रिसोर्सेज करते हैं भी। हम sport कहते हैं भाई 3 महीने 6 महीने अपने प्रोफाइल पे लगाएं, Good. बिल्डअप करें Good. और फिर पूरी देखिए लड़े तो फिर पूरी तैयारी से। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं होगा कि आप आगे बस मुझे भेज दो, ऐसे नहीं होगा। प्रोफाइल जिनके पास है अवार्ड्स रिवॉर्ड्स चीज़ें, आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप एसओपी कितनी अच्छी स्ट्रांग बनाते हैं। इम्पैक्टफुल अगर आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप बनाएंगे और बेनिफिट गिनवाएंगे, तभी एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉइज को रखेगा, तभी कंट्री भी आपको जो है वो लेगी। एग्जैक्टली। तो ये आपका तो ये हाई कैटेगरी, लो कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी आपके पास? लेकिन नॉर्मली तो मैं टेक्निकल सर्विस। हाँ, टेक्निकल ट्रेड वाले कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेट है जब हम बड़ी कंट्रीज की हम बात करें, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा कारपेंटर, हमारा ट्रेड वाला नॉर्मली उतना क्वालिफाइड नहीं होता। हाँ, आइश नहीं कर पाता। ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन हो गया या और चीज़ हो गए, तो उसके अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं या जो बड़े इदारे काम करें उसमें तो शायद क्वालिफाइड मिल भी आएंगे, लेकिन वो बहुत कम तादाद होती सही है। है। तो इसलिए लो स्किल्ड वर्कर पे हम लोग उतना नहीं कर सकते, इसलिए कि आप ले भी लें आखिर में वो रोएगा, मुझसे आइल्स नहीं हो रहा, पीटी नहीं हो रहा, मेरा एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये होता है, चाहे वो स्किल प्रोफेशनल्स भी हों, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स जमा करके सही नहीं रखते। किसी जगह पे छोड़ा तो वहाँ से सही प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं, तो बाद में पछता रहे होते हैं। फिर उनको सारा जो है वो एक्सपर्ट फिर गाइडेंस मिलनी होती है कि आप कैसे कैसे उसको करें, इसको ऑल्टरनेटिव्स इन लेजिट तरीके से कैसे होगा, प्रोफाइल पूरी बिल्ड करके फिर 8। तो हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया का 858 वीज़ा। ये कहलाता है नेशनल इनोवेशन वीज़ा। राइट। तो इसके नाम से शामिल है कि नेशनल आपका कौमी इनोवेटिव something new, आपको इनोवेशन बतानी पड़ेगी। इसके लिए भी लाजमी नहीं है कि आपके पास पब्लिकेशन हो ही हो, आपके पास पीएचडी हो ही हो। मैंने कहा ना, जैसे पहले भी कहा कि ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा कौन अप्लाई कर सकता है, उनके ऊपर हमें बात करनी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो अपने प्रोफाइल में काम कर सकते हैं, जो लोग वेट भी कर सकते हैं, जो अच्छे तरीके से पोटेंशियल नजर आ रहा हो, पोटेंशियल होना चाहिए। बिल्कुल सही। पोटेंशियल वो आपको डॉक्टर तो तजवीज़ कर देगा आपका पोटेंशियल केस है। जब आपको जो आप तमहीद भी बांधते हैं, जब मैं कहीं पॉडकास्ट में जाऊँ या किसी जगह पर जाऊँ, जब आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी इतने पुरानी है, 22-23 साल तो वो एक ही जगह पे बैठे हुए हो गए, पीछे से भी लेगेसी आ रही है, तो फिर उसकी बातों को आपको मनोवन लेना पड़ेगा। आपको एक लकड़ी से सबको नहीं हाँकना है। हमारे एक बड़ा कल्चर है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा जैसे नोटोरियस हैं, तो मेरे पास भी आके लोग कहेंगे कि आपने इससे पहले ये वाला वीज़ा किया है फॉर एग्जाम्पल, या आपने इससे पहले एज अ जर्नलिस्ट का कोई किया केस, या साइंटिस्ट का कुछ केस किया। नहीं, डॉक्टर होता है। अगर डॉक्टर के पास आए नई बीमारी, नया प्रोग्राम, जैसे NIV हमने अभी 4 महीने हुए इंट्रोड्यूस किया और उसमें भरपूर काम हो रहा है, तो अब वो कहते हैं पहले वीज़ा दिखाओ। तो भाई मैं पहले से तो जेब से नहीं, अगर आपको यही शौक है तो मैं भी साइफर की तरह सॉल्यूट से ला कर दिखा देता हूँ कि जो है ना ये वीज़ा आप इसमें खुश, आप वेरीफाई तो किसी को भी नहीं करते। सही, बिल्कुल सही। कोई भी आप किसी को वेरीफाई नहीं करता। तो मैं इस झूठ से नहीं काम करने के लिए, कोई अगर मुझे केस देता है या देगा ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपर्टीज, अच्छा आर्गूमेंट बना सकता है, अच्छा उसके पास लेगेसी और एक्सपीरियंस मौजूद है, अब इसके पास कोई नया भी केस ला के दे दो, ये फाइट कर लेगा। जैसे वकील के साथ करते हैं आप, कि अगर तो आपसे ये थोड़ी पूछते रहते वकील जैसे पहले, यार ऐसा वाला केस आपने करवाइए नहीं करवाइए तो मैं आपको केस दूंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं बहुत से लोगों को समझाता हूँ, समझ में भी आती है। आपको नहीं देखें, ये तो नहीं हो सकता कि 100 आउट ऑफ 100 केस मुझे मिल जाए, दुनिया में और भी लोग हैं, बट जजमेंट आपकी अच्छी होना चाहिए, ठीक, कंपैरिजन आपका अच्छा होना चाहिए। सबसे वीक कंपैरिजन हमारे कॉम का ये है कि वो कंपैरिजन पैसे के ऊपर करती है। लग्जरी उसको पीसी होटल वाली चाहिए और पैसे उसको बागड़े वाले होटल के देने तो ऐसे उसको समझ आ गई मुझे। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और सेकेंडली अब मैं कोई शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोग बोर ना हो। ये बताइएगा कि USA में आते हैं आप, जी,
यूएसए के जो है ना वो भी फिक्स प्रोग्राम ही है ना, E2 है, आप इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर है, L1 है, और उसके अलावा EB5 है और सारा कुछ। EB5 तो एवरीबॉडी नोज कि उसके से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो तो आप 1 मिलियन ऑलमोस्ट कर दिया उन्होंने डॉलर। तो अभी मुझे बताइएगा कि जो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो L1 में है, E2 में है, और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पहले L1 पे मुझे बताइए। बिफोर जंपिंग ऑन यूएस में थोड़ा सा एक ताकि आपके पॉडकास्ट लोगों को सही वो चीज़ भी चले, जब आप ग्लोबल टैलेंट की जब हम बात करते हैं खासतौर पर यूके की और ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं एक मिनट के अंदर कि प्रोसीजर ये है कि आपको इंडोर्समेंट लेना होता है। असल काम इंडोर्समेंट का ही है। बॉडीज इनकी मौजूद है साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी मेन वजह भी न्यू साउथ वेल का भी आपके पास 858 वीज़ा है, आपके पास क्वींसलैंड का भी इस वक्त ओपन है, ब्रिस्बेन का, लेकिन हम साउथ ऑस्ट्रेलिया को क्यों प्रमोट करें? सवाल ये इसलिए कि देखिए वहाँ पर कंपिटेटिव मार्केट होगा, हर बंदा सिडनी जाना चाहता है, हर बंदा ब्रिस्बेन, एडलेड इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो लोगों की जो तादाद या लोगों का जो अप्लाई करना और उनको एप्लीकेशन भी कम मिलेगी, तो अर्ली बर्ड्स को फायदा होता है, अप्रूवल ज़्यादा होंगे। एडलेड में जाना चाहिए तो इंडोर्समेंट दोनों जगह पर, यूके में और यहाँ पर इंडोर्समेंट आपको, आप पिच करते हैं अपने प्रोफाइल को, वो इंडोर्स करेंगे, उनको समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा हाई प्रोफाइल या हाई टैलेंटेड है, इसको दे देंगे। एक जो डिफरेंस है ग्लोबल टैलेंट यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एडवांटेज पीआर का, प्लस जो आप पिच कर रहे हैं इंडोर्समेंट, उसके पैसे कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूके के अंदर आपको इंडोर्समेंट पिच करने के भी पैसे, जो 3 बॉडीज उनके काम करी, 500 600 650 पाउंड आपको देने पड़ते हैं जस्ट टू नो को इंडोर्स करेगी नहीं। तो ये एक। अब आ जाते हैं हम यूएस के ऊपर। यूएस के अंदर जो हम काम करें, बड़ा मशहूर प्रोग्राम हुआ, खासतौर पर देखिए तादाद किसकी ज़्यादा है, स्किल की। स्किल के लिए यूएस में कोई प्रोग्राम नहीं था बिफोर 2022। ठीक है, लोगों को पता भी कुछ नहीं था। 2022 के बाद ये हवा चली, पता चला लोगों को और कि भाई EB2 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 एक कैटेगरी आई है जो हाईली स्किल्ड बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इन सबको करती है, प्रोवाइडेड कि आप अपने आर्गूमेंट से अगेन विन कर दें, स्टैंड आउट करें कि मेरे आने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। और नेशनल इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटीज़ के ऊपर अगर आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई आपके पास एंडेवर है, तो वो उसको इंडोर्स कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। और तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2022 के बाद से और अभी तक चल रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर रुकावट, इसलिए डेफिनेटली सबको पता है, कोई सूरज को चढ़ा देने वाली बात है कि क्यों है। वो वजह यही है कि भाई आप सख्ती है कुछ, अब वो थोड़ा सा, लेकिन जो बाइडन वाले दौर के अंदर बहुत अप्रूवल, दैट्स द रीजन वाई सारे कंसर्न्स का किबला जो है वो EB2 की तरफ हो गया। प्रोफेशनल सिर्फ डिग्री चाहिए थी, 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या आपके पास मास्टर्स डिग्री या PhD है, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल को पिच करें और अपना अप्रूवल ले लें। उसके बाद आप वीज़ा के लिए फाइल करें, डायरेक्ट आपको ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। तो ये इसलिए पॉपुलर था और है, चाहे जाएगा इसमें थोड़ी सख्ती। इसका फायदा ये है कि ग्रीन कार्ड आपको मिला, पूरी फैमिली को मिला, 21 साल तक के बच्चे भी जो है उसके अंदर कर सकते हैं। स्टिल पोटेंशियल प्रोग्राम है। ठीक है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। बस सिर्फ यही करना है कि आपने तरतीब अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ जाना है, अच्छे जो है वो करते हैं। तो एक तो ये EB2 बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। उसके बाद आ जाता है आपको बिजनेस के ऊपर। अगेन यहाँ पर जो आप E2 और L1 की अगर बात करेंगे, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो वो E2 अप्लाई करें। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, बट E2 का सबसे बड़ा मसला ये है कि E2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो आपको ग्रीन कार्ड नहीं दिलाएगा। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपको वीज़ा रहेगा। तो एक रहने के लिए, जैसे हम यहाँ पर हैं, रेजिडेंस परमिट लेके बैठे हुए काम करेंगे, वो वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है, उसके ऊपर होता रहेगा, उसको फिर आप स्विच करना इतना आसान नहीं हो गया। L1 वीज़ा बेसिकली इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है। आपके पहले यहाँ पर मजबूत एक कंपनी हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख डॉलर्स का आपका टर्नओवर हो, कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज है, तो आप खुद को एज एन ओनर या अपने किसी सीनियर मैनेजर को, सीनियर एग्जीक्यूटिव को आप एज अ ट्रांसफर ऑफ द कंपनी, वो L1B हो जाता है। हाँ, तो वो आप भेज सकते हैं। तो ये दोनों तरतीब होता है, तो ओनर जो है वो खुद चले जाए, या फिर जो है वो अपने सीनियर को। तो एक अच्छा प्रोग्राम। इनिशियली बहरहाल ये टेम्पररी वीज़ा होता है, नॉन इमिग्रेंट होता है, बट इसके अंदर एक प्रोविजन है कि आप EB1C करके आप उसको ले सकते हैं ग्रीन कार्ड 1 साल के बाद। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट आपकी लगती है जो 20,000 25,000 डॉलर, जो जितना कंसर्न कितना ऊंचा है। उसके लिए तो रिक्वायरमेंट वहाँ की जो है वो तो आप चाहिएगा, उसको ऑफिस भी लेना पड़ता है, सब लीज कराना पड़ेगा आपको, और अपने बताना अपनी जो कनेक्टिविटी ऑफ द होम, आपकी जो कंट्री और कंपनी है, उससे बताना पड़ेगी 1 साल की कम से कम। ये कम से कम आपसे 1 साल तक उसके अंदर है, और आप एक काम, और आपने रोल आपका क्या है और वहाँ रोल क्या होगा, तो फिर होता। यूएस का कोई भी प्रोग्राम बगैर इंटरव्यू के बहरहाल नहीं होता।
आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि वो आपको हेल्प आउट ज़रूर करेगा, बताएगा इन एंड आउट्स, डूज एंड डोंट्स राइट करना चाहिए। डूज तो सबको पता होता है, इधर ChatGPT खोला, इधर वो आपने पूछ लिया या वेबसाइट खोली पूछ लिया। डोंट्स आपको एक्सपीरियंस से आता है। हाँ ठीक है, जो अच्छा ChatGPT यूज़ कर सकता था वो काफ़ी, लेकिन उसको समझने और समझाने के लेकिन सर वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो पहचान जाते हैं पहचान जाता कि यार ये मतलब देखो, मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझसे जर्नलिस्ट में कुछ भी क्वेश्चन कर लें, हाँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे पॉडकास्ट पढ़े हैं, मैं राइटर भी हूँ, मेरी बुक भी है, मैं देखो जो बंदा जो बना बनाया, अभी आप पॉडकास्ट करने के बाद ग्लोबल टैलेंट मैं सारी इसलिए बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने बारे में, तो याद रखिएगा मुझे। ओके, अब कनाडा के अंदर माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि वहाँ भी बड़े प्रोग्राम्स हैं सारा, मैं इसलिए इसको छोटे शॉर्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कंट्री के ऊपर बात करेंगे, हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कस किया करेंगे हर पॉडकास्ट में। तो कनाडा मैं बताया कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर प्रोविंस का एक अपना पॉइंट सिस्टम है, हर चीज़ों की अपनी चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अभी आपकी एक्सपर्टीज जो है, जो आप समझते हैं कि एक हाई स्किल और लो स्किल के ऊपर कौन से प्रोग्राम जो है वो अच्छे चल रहे हैं? नॉर्मली तो हम वर्क परमिट नहीं करते, लोगों को इंतबा भी ये करते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम, AIPP प्रोग्राम बड़ा चलता है, चला एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर बड़ा फ्रॉड हुआ उसको लेकर, आसान था, तो वो वर्क परमिट के नाम पर जो है लोगों को जो धोखा मिलता है, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, हम ये जानते हैं, ये पता है कि जुगाड़ सिस्टम दुनिया में हर जगह होता है, जहाँ हम लोग होंगे वहाँ तो जुगाड़ होती है। लोग विजिटर वीज़ा पर जाकर आज भी ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पर आ जाएं तो हम आपको विजिटर वीज़ा, लेकिन उसके रिप्रिकॉशन भी आपको देखने पड़ेंगे। आप 30,000 50,000 डॉलर से कम की बात तो करते नहीं हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। फिर वो आप वाली बात कि फिर अपनी सैलरीज वगैरह चलाने के लिए वो आपने करना पड़ेगा। फिर आप ब्लैकमेल अलग हो जाते हैं कि अगर कोई पैसे उसको नहीं मिल रहे टाइम पे, वो आपको बोलेगा अभी मैं आपका वीज़ा कब करता हूँ। तो लो स्किल वर्कर के साथ तो प्रॉब्लम रहती है, और खासतौर वर्क परमिट में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। हम जो प्रोग्राम करेंगे तो फिर वही है कि भाई आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में काम करें। फेडरल प्रोग्राम हाई नोट पर हैं, कनाडा इमिग्रेशन स्टिल अप्लाई होता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन आपको मिलती हैं वो सस्कैचुअन, एल्बर्टा और ओंटारियो का जो प्रोग्राम ONP, इसके अंदर जो है ना वो आपको नॉमिनेशन मिल जाती है। उसमें कम ज़्यादा पॉइंट्स होते रहते हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने IELTS पे, PT कोर के ऊपर, इसके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर काम करें और एक अच्छे पॉइंट के साथ बैठ जाएं। दैट्स द रीजन वाई कि गवर्नमेंट ने पूलिंग सिस्टम दिया है। लोग चाहते हैं मैं आज अप्लाई करूं कल मिल जाए, तो ये तो सिस्टम फिर पूलिंग सिस्टम नहीं हुआ ना। पूलिंग सिस्टम ये होता है कि अपनी बारी का इंतजार करें। हो सकता है बारी का इंतजार करते करते पूल से आउट हो जाए, दोबारा पूल में आ जाए। तो पूल में आपको आना पड़ेगा प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करके, कि आपने क्वालिफिकेशन असेसमेंट करा के रखें, लैंग्वेज असेसमेंट को वैलिड रखें। तो ये एक तो हो गया। बाकी सारे प्रोग्राम आपके चलते हैं अगेन फिर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के ऊपर। ठीक है, या तो आप कनाडा का स्टार्टअप करें, SU का जो SUV कहलाता था, हाँ, और वो नॉर्मली लोगों मैं यूँ कहता हूँ स्ट्रेट अवे लोगों के लिए कि ये जो कनाडा का स्टार्टअप प्रोग्राम है, ये आपके ऑडियंस को भी आप आज बता दूं, ये मेनली प्रोग्राम कंसल्टेंट की कमाई के लिए, ये आम आवाम के लिए एज सच नहीं है। मैंने देखा आप 30,000 40,000 डॉलर पे काम करते हैं, अपना 5,000 6,000 8,000 10,000 डॉलर का अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेकर, और ये क्योंकि आपको पहले नहीं बताया जाता कि इस प्रोग्राम का टाइमलाइन 52 मंथ्स के अंदर है। ऐसे एक तो हो गया। फिर आप ये बता देते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ने तो कहा है कि भाई आप वर्क परमिट आपको मिल जाएगा अपने ही, जब आप ये चला रहे होंगे तो आप अपना वर्क परमिट लेके चले जाएं। वो भी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर तो उसको इंतजार ही करना है, तो वो भी रिजेक्ट भी हो गया, इंतजार हो गया। और उसके अंदर फिर आपको डेफिनेटली इनक्यूबेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। इनक्यूबेटर्स पैसे चार्ज करते हैं, 20,000 30,000 40,000 50,000 डॉलर तक चार्ज करते हैं। तो ये मेनली प्रोग्राम मुझे यूँ लगता है, ऑल्दो कि हम इस पर काम करते हैं, बट मैं सारे इन एंड आउट्स बताने के बाद करता हूँ लोगों को। हाँ, वो कहता है ठीक है मैं 2 साल 3 साल वेट कर लूँगा, हम करेंगे, पिच करेंगे, इनक्यूबेटर्स अरेंज करेंगे, ये दिस एंड दैट। जो राजी हो जाए कि भाई मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ, बीच में वर्क परमिट अगर अप्लाई किया तो कनाडा का एक स्टार्टअप वीज़ा हो गया, टाइमलाइन आपको बता दिया, उसकी आपको चीज़ें बता दी, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए और उसके ऊपर सारा काम होता है। इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट कितनी मिनिमम जो है? देखिए, जब आप इनोवेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती है, ये हमेशा याद रखें। नहीं, जो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योर पे हम जब बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के अंदर बेसिकली प्रोविंसेस पे ज़्यादा काम होता है, फेडरल होता नहीं है। उसके अंदर आपके पास पहले नेटवर्क देखी जाती है। ये भी प्रोग्राम 3-4 साल के अंदर ही होते हैं। प्रोविंसेस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि OINP के ऊपर, तो OINP के अंदर आप मेन लैंड के अंदर अगर आप बात करेंगे, एक बिजनेस बंदा करने जा रहा है तो उसके पास कम से कम भी $8 लाख की नेटवर्थ होना चाहिए, और वो पिच करेगा अपना बिजनेस कि मैं कम से कम भी $4 लाख ग्रेटर टोरंटो के एरिया के अंदर जो है ना पिच जो है ना बिजनेस करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, और उसको वो पूरा बिजनेस प्लान आपको देगा। जब आप पूरा बिजनेस प्लान आप जो है उसको लेंगे और फिर उसको वो अप्रूव करेगी,
उसके अंदर आपको कोई एंजल इन्वेस्टर, कैपिटल वेंचर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो इंक्यूबेटर्स की जरूरत नहीं होती है। आपने सिर्फ पिच करना है, जो एसेसर होगा वो एसेस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका एसेट्स जो नेटवर्थ है, और नेटवर्थ को समझने के लिए आम पब्लिक के लिए कि नेटवर्थ जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो वो आपको, जैसे कि आपके पास लिक्विड मनी है, स्पाउस के साथ है आपका लिक्विड मनी, स्पाउस के साथ आपका जो है मिलकर आपके पास एसेट्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पर एसेट्स हैं, उसको इवैल्यूएट करें। अगर वो इवैल्यूएशन के अंदर $8 लाख के ऊपर तक आ जाता है तो आप ONP अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई शख्स कहता है इससे कम पे चाहिए, तो फिर आप प्रोविंसेस, अदर प्रोविंस में जाना पसंद करेंगे। कैलगरी में और ये सारा अल्बर्टा में चले जाएं, कैलगरी अल्बर्टा में करते हैं, उसमें फिर आपके पास $4 से $6 लाख के अंदर, ओके, उसमें भी कम चाहिए तो फिर रूरल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे जैसे हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ही कोई सांगड़ में और जो है ना ऐसे इलाके में चले जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आप नहीं कर रहे, RNIP कहते हैं उस तरह के आप प्रोग्राम है। हाँ, उसमें फिर आपकी जो ग्रोथ है, पब्लिक पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो कोई 20,000, 30,000, 50,000 भी नहीं होती। बिजनेस कैसे करेंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको गवर्नमेंट को सेटिस्फाई तो करना है कि बिजनेस क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। अगर आप खुद बैंकक्रप्ट हो गए तो आपका बिजनेस भी, क्योंकि आप एक प्रॉमिसरी नोट भी देते हैं उनको। शुरू में वो आपको 1.5 साल का एक देंगे, एक जो है वो टेस्टिंग टाइम, उसमें अगर नहीं कर सके तो फिर आपको वापस हो जाएंगे। तो ऑल टुगेदर गेम बन जाता है कनाडा का भी, कि वो निकाल भी रहे होता है, ले भी रहे होता है, ऐसा सर्कल। तो बेहतर प्रोवेंशियल प्रोग्राम जो है इन्वेस्टमेंट, जैसे कैलगरी, अल्बर्टा, जहाँ पे तो उसमें आपका $5-6 लाख आपके एसेट्स हों, और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है? वो $2 लाख का, 1.5 लाख, जैसे मैनिटोबा है 1.5 लाख करता है, इस तरीके से सस्कैचुअन है 2 लाख। आई थिंक इज द बेस्ट वन फॉर। हाँ, ये अच्छा तो आइस भी 5 लोग, हाँ, एटलीस्ट आप जो है ना अच्छा करने के लिए 4.5 to 5 बैंड ओवरऑल अगर आपके पास है तो आप गुड टू गो हैं। आप डील कर रहे हैं? हाँ, ऑटोप्रोज भी हम डील करते हैं, कनाडा स्टार्टअप भी करते हैं। स्किल में तो आपको बताइए कि ये प्रॉमिशन ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम हम जो मोस्टली कवर कर लें, तो विजिट वीज़ा भी करते हैं डील? विजिटर वीज़ा तो है, साइड लाइनर है हमारा, क्योंकि देखिए हम तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं, तो हम ये बेहतर समझते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को गाइड और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टडी वीज़ा मिलना नहीं मिला तो गवर्नमेंट के ऊपर ये इस तरह के दावे करके तो नहीं करेंगे कि आज भी मेरा एक और होता है, मैंने डन बेस पे जनाब बताया मुझे कितने पैसे जनाब डन बेस पे, वो लोग बेचारे आ जाते हैं, हालांकि एम्बेसी है, वो वीज़ा उसने देना है, आपने नहीं देना। वो तो वो एक डन बेस का क्लाइंट की भी मिस्टेक होती है। वो कहते हैं मैंने पैसे वध ले लो, मैंने डन बेस से कर दो, हालांकि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। और उसको बोला ठीक है जी, आपने मुझे आपको 10 लाख लूंगा तो मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। उसके भी टैक्टिक्स आपके पॉडकास्ट से बता देते, तो बहुत आसान टैक्टिक है आवाम को समझने के लिए, और खासतौर पर लो स्किल वर्कर जब ये बात सुनते हैं कि डन बेस वीज़ा है। डन बेस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी के चाचा मामा नहीं होता। डन बेस हाँ ये हो सकता है कि वो स्टिकर घर पे बना के आपको दे दे, फिर आपका जो है ना वहीं फड़ लिया जाए एयरपोर्ट पे या वैसे। लेकिन जो दूसरा तरीका है जो डन बेस की बात होती है, वो होता है तुक्का। कि आपने क्रिकेट देखा है तो निकल कर छक्का लगाने की कोशिश की, लग गया तो छक्का, नहीं तो स्टैम्प आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो यहाँ पर यही होता है कि ना आप पिच करते हैं कि भाई मंजूर साहब आपको मैं 20 लाख रुपए लूंगा पाकिस्तानी, या यहाँ पर 20,000 दरम 30,000 दरम आपसे लूंगा, आप पैसे कुछ भी नहीं देना। जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा, आपसे कोई चेक साइन करा लिया या वट एवर द अरेंजमेंट इज, वो करा लिया। अब उसमें क्या है, एम्बेसी की फीस नहीं मांगते वो, आप सिर्फ एम्बेसी की फीस दे दो। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि वो ये कहेंगे कि एम्बेसी की फीस, देखिए एक बंदा जो ओनरशिप लेके बैठा है, $185 का इन्वेस्टमेंट करना कौन सी बड़ी बात है? 10 लोगों को पिच करेगा, एक बंदा भी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो सारे पैसे उसके कंप्लीट हो गए ना। तो ये होता है डन बेस, कि अगर लग गया तो हमारा काम हो जाएगा, और उसमें वो पिच करते रहते हैं, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन क्लाइंट सर ये नहीं समझता, क्लाइंट जो कहता है मुझे डन बेस, अच्छा उसकी बेस के ऊपर स्पेशली यूके के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। अब उसके खुदा न खासा वो फेक डॉक्यूमेंट्स वैसे रिजेक्ट हो गया तो यूके में 10 साल के लिए बाहर है सर। तो ये लोग क्लाइंट नहीं समझता, क्लाइंट को भी समझाने की ज़रूरत है भाई कि इसमें। अब मुझे बताइए कि क्लाइंट्स को आप एक क्या एडवाइस करेंगे? हम अब क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करेंगे? जब जाएं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखे उसकी, ताकि वो साइन करने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये चेक आउट। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कनाडा का जब भी कोई काम करे, ख़ास तौर पर मैं मिडल ईस्ट के आवाम को बताना चाहूँगा, लो स्किल वर्कर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल, जितना भी कनाडा का कोई काम करता है, ऑथराइज एजेंट ऑफ RCIC या RCIC खुद, ठीक है ना, या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो कि ऑन करे, जो रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उसके लिए भी वेबसाइट। जिनको नहीं पता, जो ला इल्म है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो किसी पढ़े लिखे आदमी को पकड़े चलते हुए कि भाई RCIC होता है, ज़रा मुझे ढूंढ के दिखा दे, ये बता दे कि इनका नाम है या इनके पास रजिस्ट्रेशन है या इनके पास कोई लेगेसी मौजूद है। वो उनसे कहा, इवन आप विजिटर वीज़ा भी
विजिटर वीज़ा भी विदाउट RCIC नहीं कर सकते पैसे लेकर। आवाम को पता ही नहीं है, आवाम को सारे के सारे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ओ जी नहीं ज़रूरत होता, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऑल बुलशिट। एक तो ये। दूसरा, अगर आप कोई और वीज़ा करें, दूसरे वीज़ा तो आप सच तो कर सकते हैं, दूसरा कोई वीज़ा करें, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, ओमारा की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आप ऑफशोर काम कर रहे हैं। ऑन शोर के लिए ओमारा की रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ये भी आवाम को पता होना चाहिए। तो बाकी तो आप वीज़ाज कर सकते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड, सिर्फ दावों पे ना जाए। जो कंसल्टेंट आप आज 10 वीज़े लगाए हुए हैं तो वो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड तो ये होगा, वो कहीं मैंने ये 10 सक्सेस स्टोरीज हैं मेरे पास। देखो, उसको वेरीफाई करने का वो तरीकाकार तो कोई नहीं है। लोग तो उसी झांसे में भी आ जाते हैं। और अगर हो भी मिसाल के तौर पर, तब भी वीज़ाज जो है मोस्टली डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। मेरा और आपका कंपटीशन नहीं है ना। तो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी के पास आ भी गया है मिसाल के तौर पर, लेकिन उसका बहरहाल अगर स्किल्स एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स केस या कोई ऐसा केस जिसके ऊपर काम करना है वो नहीं कर सकेगा, उसके रिफ्यूज हो जाएंगे। आपको ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखना है। हर बंदा उठता है, वो कहता है मैं 10 साल हो गया मुझे जी, 15 साल हो गया। आम आदमी तो उसको नहीं वेरीफाई करता, ना पूछता है। उसको बोले कि भाई आप 10 साल पहले भी आपका फेसबुक था, कोई पोस्ट दिखा दें। छोटी छोटी मिसाल ले लेंगे ना, खुद से सर्च कर सकते हैं। रिसर्च करते हैं। आपका इंडियन है तो इंडियन 10 साल पहले का दिखा दें, रजिस्ट्रेशन आप दिखा दें, प्राइवेट लिमिटेड है तो रजिस्टर कब हुई थी वो दिखा दें, ठीक है ना, पोस्ट आपको दिखा दी, सक्सेस आपको दिखा दी, क्लाइंटेल आपको वो 10 साल पहले। जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर वीज़ा कंसल्टेंट जो काम कर रहा है विजिटर वीज़ा के ऊपर, इमिग्रेशन का मैं नहीं कहता, वहाँ पर भी बड़े फ्रॉड होते हैं, बट जितना भी काम कर रहा है वो सारे के साथ चेक कर ले जाकर रिकॉर्ड। वो 2000 पैंडेमिक के बाद आए हुए नए नए लड़के हैं, वो नए नए लड़कियाँ हैं, ऐसे ही और वो काम कर रहे हैं और वीज़ा बेच रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सेल भी ये होता है। ऑल्दो कि मैंने कहा ना कि हमारा तो साइड लाइनर है, क्योंकि हमारे जिसको वैल्यू पता होगी, जिसको जिस डॉक्टर की उसकी और जो ब्रांड की अगर वैल्यू पता होगी, वो उसके पास आएगा और उससे काम कराएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्लस जो बंदा बात कर रहा है उसका अपना पोर्टफोलियो क्या है। जो बात करें, आप नए नए लड़के लड़कियों के साथ आप काम कर लेते हैं, तो उसका अपना अगर ब्रांड है, पोर्टफोलियो है, बहुत अरसे से काम कर रहा है, उसके पास बिजनेस एक्यूमेंट या इमिग्रेशन एक्यूमेंट बहुत अच्छी है, तो वो डेफिनेटली लोगों को अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, अच्छा ऑल्टरनेटिव इन लेजिट तरीके से आपको बता सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। आप गुड टू गो है, आप बच जाएंगे, चाहे मुझसे काम करें चाहे किसी और से भी काम करें। बट ये अगर है, हमेशा सौदा सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं करें कि मुझे 2 रुपये कम आपको मिल रहे हैं या 20 रुपये कम मुझे मिल रहे हैं तो मैं उसके पास चले जाऊँ। कंपेयर विद द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड द लेगेसी एंड द ट्रैक रिकॉर्ड, एवरीथिंग। और उसके बाद उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो 100 ज़ुबान अल्लाह है, खासतौर पर कनाडा के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम फिर एक डिस्कस के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू मच। आदिल इसमें साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन आपने इनकी गुफ्तगू एंजॉय की होगी, और जैसे मैंने इनके साथ जिक्र किया और आपको भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक के ऊपर हम एक फर्स्ट यूके को पकड़ेंगे, यूके के ऊपर हम बात करेंगे। तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल का आपका हक़ है सोचने का, उनके ऊपर काम करने का, और आपका भी हक़ है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन उससे पहले आपको, जैसे इन्होंने आखिर में बताया कि किन किन चीज़ों की चेक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले या इमिग्रेशन प्रोग्राम अप्लाई करने से पहले। आप खुद भी सर्च कर लें, दुनिया ओपन है आपको, तो चैट जीटीपी से लेके आपका गूगल, हर चीज़ मौजूद है। अपना खुद रिसर्च करें अपने बारे में कि मैं क्या इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं है तो आप उसको इन्हांस कैसे करें, वो इनकी एक्सपर्टीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक का मंजूर है, अमन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।